नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 और भिलाई टाइम्स के लिए ये पॉडकास्ट मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रही हूं जो मेरे लिए, बल्कि आप सबके लिए ही एक अजूबा होंगे। अजूबा ऐसा कि ये सिंगर हैं। अब सिंगिंग तो सब करते हैं, क्लासिकल सिंगिंग एक साधना है अपने आप में, और वो साधना जीवन पर्यंत चलती रहती है। पर ये जो सिंगर मेरे साथ बैठे हैं, ये मेल और फीमेल दोनों वॉइस में गाते हैं। दोनों के सुर अलग अलग होते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछा करते हैं कि सबसे मुश्किल डुएट मुझे कौन सा लगता है गाते हुए। शायद फिल्म बॉबी से ये गीत, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तुम तुम, तुम तुम, तुम तुम, तुम। ऐसे अद्भुत कलाकार जिनको कि ऊपर वाले ने एक बहुत ही सुंदर कला से नवाजा है, ऐसे साई राम अय्यर आज मेरे साथ हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे आपको इनको परिचय कराने का मौका मिला। नमस्कार साईराम। नमस्कार। साईराम जी वैसे तो बम्बई से हैं और इन्होंने अपने परिचय में बताया कि तमिल ब्राह्मण है। तो डैम ब्राह्म तो यूजुअली, मैं भी तमिल परिवार से हूँ, मैं जानती हूँ कि पढ़ाई के लिए बहुत फेमस हैं, और ऐसे में सिंगिंग को अपना करियर बनाना और सिंगिंग के क्षेत्र में इतनी प्रगति करना थोड़ा सा मुश्किल तो रहा होगा। सबको नमस्कार। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई भी चीज आसान नहीं है। कब किसी ने कहा कि कुछ आसान होगा है, बस यही कहा गया कि मजा आएगा। तो वैसे तो बचपन से ही मैं गा रहा हूँ, कहते हैं मैं गाते हुए निकला हूँ दुनिया में। और जैसे सब बच्चों की आवाज़ होती है, मेरी भी आवाज़ हुई, पतली सी आवाज़ थी मगर ज़्यादा मीठी आवाज़ थी मेरी, और जैसे कोई लड़की गा रही हो वैसे। और तब मैं कोशिश कर भी जो है, अगर कोई मेल सिंगर के गाने की कोशिश करूँ, उसका प्रयास करूँ, तो मैं ऐसे ही लगता था कि कोई लड़की गा रही है। तो इसीलिए मतलब ऐसा हुआ कि घर में बहुत अच्छा गाना बजता था। मेरे सारे घर के बुज़ुर्ग जो थे, मेरे माता पिता, मेरे मामा, मेरे चाचा, सारे जो हैं संगीत प्रेमी थे। कोई प्रोफेशन में नहीं था गाने के, मगर गाना बहुत अच्छा बजता था घर में, जिससे कि मेरे कान में बचपन से ही मधुर स्वर पड़ रहे थे। और उस गाने को खूबहू जैसे कहते हैं उतार लेना हमारे सिस्टम में, ऐसी हमारी आदत है। हम 3 भाई हैं, तो उसमें मैं सबसे छोटा हूँ, और मुझसे संगीत में जो है उम्मीद हमेशा ही ज़्यादा रहा है सबका। और आसान तो कभी नहीं था, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि एक मद्रासी ब्राह्मण फैमिली जो है, इसमें इतना आसान नहीं होता कि हम हमारे एकेडमिक्स को या पढ़ाई को छोड़ करके जो है कुछ संगीत में इतना ज़्यादा ध्यान दें। तो वैसे ही मुझसे कहा गया था कि भाई यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो आपको पढ़ाई तो करनी होगी, और पढ़ाई करते करते जो करना करो। बिल्कुल। तो पिताजी ने कहा कि भाई डिसाइड करो, पढ़ाई तो आपको करनी होगी, आप में एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुनिया, सामान्य परिवारों में ऐसा ही होता है। आपको कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, ओनली गॉड है, उनका हाथ है। अगर रहा तो ठीक, मगर वो अगर नहीं रहा तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सही। रोजी के लिए मैं भी एक माता पिता के रूप में ऐसा ही सोचूंगी। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत जो है मुझसे कहा कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। म्यूजिक जब गाया करता था तो
मेरे गुरुजन थे, वो भी मुझे बहुत कहा करते थे कि अगर तुमने ऐसे कुछ गाया जो मैं डुअल वॉइस में कभी गाने की कोशिश की, तो मुझे उन्होंने तब एंकरेज नहीं किया इनिशियली। एक बात भूल गया मैं आपसे कहने की, बचपन में आवाज़ जो मीठी थी, इसी आवाज़ में मैं बहुत सारे प्राइजेस जीत चुका। अच्छा, एक बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बचपन में लड़कियों जैसी थी, तो अक्सर बच्चों को चिढ़ाते हैं इस आवाज़ को लेके। जी। क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ कि आपको चिढ़ाया गया? मैं थोड़ा चिढ़ा तो गया, मैं ऐसा नहीं कि नहीं चिढ़ा गया, मगर वेरी क्यूट बॉय और ऐसे गाता है करके वो 12th में जो है, जब मेरा 12वीं कक्षा में आकर के जब मैंने कोशिश की, तब मैं जो है ये चेंज होने लगी और उसमें बहुत दिक्कत। हार्मोनल चेंजेस। बिल्कुल। तो फिर आवाज़ जो घर का ना घाट का ऐसे ये सब कहने एक रहा जी। तो लोगों को लगा कि ये बहुत भाव खा रहा है। जब बुलाते थे गाने में समझा नहीं पाता था कि मैं नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन ना इट वाज क्रोकिंग ऐसे अजीब आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस समय बारी हो ही जाती है। बहुत। जो मेरे गुरुजन थे, जब मैं क्लासिकल सीखता था, वो कुछ लोग जो हैं उसमें ऐसे कुछ थे, कहते थे कि ऐसा तुम गाओगे या कोशिश करोगे तो इससे तुम्हारी अपनी आवाज़ जो बुलंद होने जा रही है भी उसमें बहुत परिवर्तन होगा और आप फटेगी आवाज़ या गलत हो जाएगा कुछ, संभालना मत गाना। मगर मैं, हमारे घर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जहाँ हम भगवान की पूजा किया करते थे। मैं वहाँ बैठ करके जैसे दीवार के अमिताभ ऐसा घंटी बजा करके बोलते हैं मैंने कभी आज तक कुछ मांगा ही है, तो वैसे मैं बहुत जो है वहाँ जा करके रोया करता था कि अगर ये आवाज़ छीननी थी तुम्हें मुझसे तो दी क्यों। अच्छा, आपको अपनी फीमेल वॉइस से बहुत प्यार था? क्योंकि गायकी उसमें मैंने बहुत रियाज किया था, ओह, तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब समझ तो आ रहा था कि आवाज़ बदली। उसको सब वो सब पता बाद में चला ही ना मुझे, वो तो वक्त के साथ। मगर मैं उसमें भी जो है इतना मैं गा नहीं पा रहा था जो मैं चाहता था। नेचुरली स्वर के उतार चढ़ाव उस और वॉइस में गाना जहाँ वॉइस क्रैक हो रही हो मुश्किल। तो मैं, मेरे घर में एक वॉकमैन, एक रिकॉर्डर हुआ करता था, उससे लेकर के बैठता था और मैं वहाँ पे बैठ करके आई यूज्ड टू क्रोक, फटी आवाज़ में, फटे ढोल जैसे मैं आवाज़ में गाया करता था वहाँ पर भगवान के सामने। फिर कहीं जा कर के जिसे हम फॉल्सेटो कहते हैं इन इंग्लिश। फॉल्सेटो आजकल तो बहुत ही बिल्कुल कॉमन है, और मैंने तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने कई बुरी आवाज़ों को अच्छी आवाज़ों में फॉल्सेटो की वजह से बदलते हुए देखा है। अब जो यॉडलिंग करते हैं दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फॉल्सेटो। Yes. उसको और रिफाइन करके वो करना मुश्किल है। तो ये वाई, मतलब मैं तो आपको जब गाना सुन रही थी मैं तो आंखों से आंसू आ गए थे कि कैसे गा पाते हैं आप। ये जैसे मैंने कहा आसान तो है नहीं, तो ये प्रैक्टिस करते चले गए। बहुत। नहीं, पर तब तक आपको ये समझ में आ गया था कि आप मेल वॉइस में एस्टैब्लिश हो गए हैं, आप आंखों में सुर्ख नहीं हो रही। कि उसमें मुझे करना तो था ही आगे कुछ ना कुछ ऐसे। क्रोकिंग स्टॉप सिर्फ आवाज जो है वो बुलंद ना होते हुए एक बॉयश आवाज थी। वॉइस, और ये भी मुझे कभी कभी लगता है कि आपकी आवाज़ बड़ी वॉइस, आपको देख के कोई नहीं कहेगा, ऐसा लगता है 20-22 साल से लड़का गा। थैंक यू। तो और कहीं जाकर के लेट पंडित रमेश नाडकर्णी जी, उनके किसी शागिर्द के घर बर्थडे के लिए आए थे जिन्हें मैं जाना करता था। तो वहाँ में जब जाकर के मुझे उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियंस ने कहा कि सायराम कुछ गाओ। तो कितने लोग होंगे उस दिन? ज़्यादा नहीं, 10-15 लोग ही थे वहाँ पे। अच्छा, तो मैंने पहली बार? ना ऐसे तो मैं कई बार गा चुका, लेकिन उनके सामने जब मैंने गाया वो कोई एक मुश्किल गाना था जो मैंने कुछ गाया, मराठी वाला शायद, तो उन्होंने सुनकर इतने खुश हो गए। उन्होंने उस मेरे दोस्त से कहा कि इस लड़के को घर ले आना। मैं जानता नहीं था उनको, मगर फिर जब पता चला कि वो बैठे थे स्वयं तो मैं ज़रा घबरा गया। और फिर जब उनके पास गया तो सब बताया मैंने जो भी, तो उन्होंने बोला नहीं बेटे, ये ऊपर वाले की देन है, तुम गाओ। तो पंडित अजय पोनकर उनसे सीखे हैं, शुभा जोशी जो हैं गज़ल गायिका, ठुमरी और गज़ल गाती, जी, वो भी कई अच्छे नाम है कलाकार उनसे। खैर, तो ये सारे सीखे हैं उनसे। और एक उनका फेफड़ा जो है वन लंग एट कोलैप्स्ड, फिर भी वो जिद करके मुझे बोलते थे नहीं मैं सिखाऊंगा बेटर, और उन्होंने एनकरेज किया। तो भगवान की एक, मतलब इसको कहते हैं एक आपको एंजल मिल गया। बिल्कुल, पूरा उनको सबको मैं अच्छा लगता था और दोनों ही आवाज़ों में। कि पर ये रिकॉग्निशन देना कि आप खुलकर ना गाओ और थोड़ा सा बॉयश आवाज में और फीमेल वॉइस को बैलेंस करते हुए गाओ, ये तो बताऊं, एक आई हैड अ वेरी टफ एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊं।
क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जब मैं सीख रहा था डिप्लोमा, तब एक पहाड़ी राग में सावरियाँ संग नाही लागी सुनी रहना करके एक मुझे पहाड़ी में सिखाया गया। अच्छू ठाकुर सिखा रहे थे, उनको पता नहीं था कि मैं फीमेल वॉइस में भी गाता हूँ। मैं वो ठुमरी मेल वॉइस में गाने वाला था। बीच में एक मैंने लू ब्रेक लिया और गया मैं, और लड़कपन जाता नहीं है तो अंदर जाकर के हम लोग सब पानी में मस्ते और गूंजती थी आवाज़ उस बाथरूम में ना, तब मैं अंदर जाकर के फीमेल वॉइस में कुछ गा बैठा। तो सर जैसे मैं बाहर आया तो सर खड़े, तो गाते गाते देख लिया उनको मैं, और चुप हो गया और डर गया। तो सर ऐसे मुझे देखते हैं, अभी ये जो सावरियाँ संगलाई हैं इसे तुम उस आवाज़ में मुझे गा के बताओ। ऐसे बोल करके आँख बंद करके बैठ गए हो। ये फिर गाया करके, जैसे मैंने गाया पूरा सावरिया करके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, पूरा प्रॉपर ठुमरी है और बहुत हाई है, सब कुछ ऐसी सब बातें तान ये वो सब थे। पूरा बैठ करके उन्होंने सुना। मैं गाने के बाद आंखें खोलकर कहते हैं, सायरा कल के फंक्शन में इसी आवाज में तुम ये गाओगे। अब अगले दिन मैं स्टेज पर बैठा, सारे बैठे थे, जैसा मैंने आलाप गाया सारे हंसने लगे, जोर जोर से हंसने। तो हंस रहे हैं तो मैं चुप हो गया आलाप में आलाप में, और फिर सर को देखा, मतलब गाओ आगे। तो मैं बोला ठीक है, परमिशन मिल गया, मैं क्यों डरूं। तो मैंने आगे गाना चालू किया, फिर हंसते हंसते धीरे शांत हो गए लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस आलाप लेके जैसे खत्म की मैंने, तो एक एक करके ताली बजी और सारे उठ गए। आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। सारे बड़े दिग्गज जो कलाकार थे वहाँ पे, और तब पंडित विद्याधर व्यास जो डिपार्टमेंट हेड थे वो बोले, अरे थोड़ा अपनी नॉर्मल वॉइस में भी कुछ गाकर सुनाओ। तो मैंने जो डाउट उनको लगा, मुझे जो था कि ऐसा पूछेंगे, वो मैंने फिर गजल जो है गा दिया। बहुत खुश हो गए, क्योंकि आपसे कहूँ तो अक्सर सुगम संगीत या लाइट वोकल म्यूजिक को लोग बहुत लाइटली लेती, वो इतना लाइट नहीं है। इसके पीछे की साधना सुर की जो लोग करते हैं वो, और क्या अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती। तानपुरा लगा करके विस्तार में आप आलाप दो, यहाँ पे आपको 3 मिनट में सब कुछ खत्म करना है। यू हैव टू स्टार्ट एंड फिनिश, इट्स नॉट इजी। और गाना सुर में गाना वो गाना नहीं है, उन शब्दों को महसूस करके गाना, उसके अर्थ को समझना। देयर आर लॉट्स ऑफ डायनामिक्स के गाना। साईराम जी, एक सवाल आपसे, खैर सवालों की झड़ी बहुत लंबी है मेरी तो, पर फिर भी एक सवाल आपसे कि आप धीरे धीरे फेमस होने लगे और मेन था आपका इंडियन आइडल, सारेगामा, जहाँ से आपको मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम से फेम मिली। मैं आपको बताऊं, हाँ पूछिए, वहाँ आना कैसे ही? अब ये क्या हुआ कि कोविड के समय मैं एक चैनल के साथ, वो पहले चैनल नहीं था, इट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू लिसन टू वेरी गुड म्यूजिक। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे सामने महफिल में सुन नहीं सकते, वो अलाउड नहीं है, मगर हम एक स्टूडियो बुक करते हैं, वहाँ पे आप सर सायराम जी आप बैठिए, रिकॉर्डिस्ट अंदर बैठेगा, साउंड इंजीनियर, वो आपके ट्रैक बजाएगा, हम आपको फरमाइश जो है हमारे मोबाइल पे भेजेंगे और एक क्लोजनेट ऑडियंस के लिए आप गाएंगे। तो उस दिन जो मुझे 45 मिनट्स के लिए प्रोग्राम करना था, इन लोग जो हैं वो खींच रहे थे। मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं वो गर्म पानी पिए जा रहा हूँ बीच बीच में सिप्स, क्योंकि मैसेज देखो, वो गाना अगर है मेरे पास तो मैं उस साउंड इंजीनियर को कहूँ कि ये ज़रा ट्रैक आप निकाल करके रखना, और फिर मैं उसके बारे में कुछ कहूँ, और फिर ऐसे फिर सिंगल तो मैन आर्मी थी। एग्जैक्ट, सो आई गॉट वेरी, आई वाज माय वॉइस यूज्ड टू गेट टायर्ड, एंड ना मुझे उन्होंने एक ऐसे फरमाइश की, मैं ये आपको जानबूझकर बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। सायराम फरमाइश है, देख रहा हूँ मैं, मराठी में लता जी ने गणपति जी की एक आरती गाई हुई है, सुख करता दुख हरता, जो काफ़ी फेमस है। अभी वो गाने को कहा, अब उसकी तो कोई ट्रैक नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है, मैं विदाउट ट्रैक आपके लिए गा रहा हूँ, और मैंने गाया। फिर फरमाइश आई, तो आपने इसको मेल वॉइस में गाया? फीमेल लता जी। ओ हाँ, सॉरी। और फिर और एक फरमाइश, सायराम लता जी ने गाया हुआ एक एल्बम है, मीरा भजन्स, चाला वाही देश, बहुत मुश्किल, वेदनाथ मंगेशकर, बहुत मुश्किल,
उसमें से कुछ गाना है तो मेरे सारे फेवरेट्स, मगर मैं बोलूँ ये भी कोई सुनता है तो उसमें ये मैंने गाया तो अंदर कंसोल पर भी जो लोग बैठे थे उन लोग भी उठकर ताली बजाने लगे। और फिर मैंने कहा अभी मुझे आई हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, मगर फिर उन्होंने कहा रुको मैसेज देखो, तो मैं और नहीं गाऊंगा मैंने कहा, तो देखा तो वहाँ पे कह रहे हैं ये पढ़कर बताओ ऑडियंस को कि और 2 दिन में आप फिर गा रहे। ओके सो दैट मीन्स पार्ट 2। ओके मैं बोला बोलिए आप। तो फिर मैंने अनाउंस किया कि चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरा 2nd एपिसोड इसी का जो है कंटिन्यू किया जाएगा, मैं गाऊंगा फिर आपके लिए 2 दिन में। और फिर जो है एक मीटिंग रख करके मुझसे कहा गया कि आप सारेगामापा में जो है सारेगामा में आप जूरी में के तौर पर क्यों नहीं आते। मैंने कहा मुझे उस भीड़ में बैठना अच्छा नहीं लगता। चैनल के जो हेड है उन्होंने भी कहा कि जाइए सायाम जी, एक एक्सपीरियंस है। और जो एपिसोड की आप बात कर रहे हैं, अब शूट में आप तो सारा जो एपिसोड है वो आधा 1 घंटे में देख लेते हैं, पौने घंटे। इसके पीछे की मेहनत तो 6 घंटे एक एपिसोड। मैंने देखा ना, अभी आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कल के सिर्फ 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए आप तैयारी करें। ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, बच्ची थी, बहुत सीधा सीधा गाया उसने उस गाने को। अब बिकॉज अलका जी का ये एक फेमस गाना था तो उन्होंने वो लिया था, मगर जब मैं 10 दूंगा उसका मतलब ये हुआ कि वो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता जी। तब मैंने 1 मार्क कम दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इट्स लाइक लैंग्वेज है ना, आप लैंग्वेज में फुल मार्क्स दे नहीं सकते। मगर यहाँ कॉन्फिडेंटली सबको 10 मार्क दिए जा रहे थे, मगर इसमें मुझे लगा कि इससे बेहतर हो सकता। लेकिन फिर आपत्ति उठा ली उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, कि भाई लड़की ने तो बहुत अच्छा गाया। अलका जी ने भी उठ करके ताली बजाए। तब कहा कि ये मुझे पता नहीं चल रहा कि 1 मार्क क्यों कम दिया, जरा बता सकेंगे आप? तो अलका जी ने बोला हाँ बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई क्यों 1 मार्क कम दिया। तब मैंने सिर्फ इतना बताया कि टेक्निकली कि लड़की ने तो अच्छा गाया, मगर अलका जी आपके इस गाने ने कई जगह आपने वो टेक्निकल टर्म है विब्राटो, ये पूरे दुनिया को पता चल गया इसके बाद। तब तक दे डिडंट नो दिस विब्राटो क्या चीज़ है। स्ट्रेट ये जो वेव्स हैं इसे विब्राटो कह रही हैं। जी जी। तो वो उसमें कहीं मैंने कम महसूस किया, तो इसलिए मैंने सोचा ये बेहतर हो सकता है। मगर इनको लगा कि इनको कोई तो एक कंटेंट चाहिए, उन्होंने कह दिया नहीं आप गा कर बताइए। तो मैंने बड़े रिलक्टेंटली जो है उन्होंने सुर भी दे दिया। तो जाने जाना दीवाना, तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। फिर तो आप और सब अलका जी को देख रहे थे, उनको लगा अलका जी गा रही हैं और अलका जी ऊपर देख रही हैं। तो फिर सब लोगों ने देखा और शॉक हो गए। फिर पूछा अलका जी क्या कहेंगी आज? तो उन्होंने कहा इन्होंने तो हूबहू मेरे आवाज़ की नकल की है, वैसे ही गाया। मुझे तो लग रहा था मैं अपने आप को सुन रही हूँ, करके उन्होंने सर पटक दिया। गाने ने मुझे लगता है आपको ज्यादा एकदम से एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया और आपको एक अलग पहचान। शुरू के स्ट्रगलिंग दिनों में एक परफॉर्मर के लिए जो कि सिर्फ म्यूजिक के साथ चलना चाहता है, उसको ऑर्केस्ट्रा में भी गाना पड़ता है, छोटे छोटे शादियों में भी गाना पड़ता है, कभी बर्थडे पार्टीज में भी गाना पड़ता है। इट्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस टू बी ऑपरेजिटरी और एवरीबॉडी। आपने भी वो किया ही होगा। बिल्कुल। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए मुझे लोग बुलाया करते थे। मैंने गुजराती डायरे भी बहुत किए, डायरा प्रोग्राम जो कहते हैं उसमें फोक, लेकिन उसमें मुझे बहुत
एज अ स्पेशल अपीयरेंस बुलाया करते थे, और मैं जो है गुजराती मुश्किल कुछ गाने या फिर हिंदी में भी कुछ मुश्किल गाने वो सब गाया करता था और लोग बहुत पसंद करते थे। तो ये मतलब मैं ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि ये जो नए कलाकार हैं जो एकदम से फेम पे पहुँचना चाहते हैं, और अब चूँकि टेक्निकली हम इतने एडवांस हो गए हैं, जैसे आपने कहा कि फॉल्सेटो है, वाइब्रेशन के लिए है, और बहुत इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन को और आपको बहुत ट्यूनर भी आ गया, ट्यूनर भी सॉफ्टवेयर आ गए, आपको हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमको, और क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है, लंबा है, पहुंचना बहुत आसान नहीं है, और गजब की मेहनत है, मतलब साधना है, मेहनत क्या कहूँगी मैं, ये एक साधना है। आप अपने आप को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं कहाँ पहुँचे हैं अभी आप? मैं तो 5 भी नहीं दूंगा अपने आप को। संगीत के बारे में अगर कहें तो वो है, और ऐसे ऐसे स्तंभ जो बने हैं संगीत के क्षेत्र में, तो उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जब कोई टेक्निक्स नहीं थे, एक टेक में गाना गाना पड़ता था। जी, आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने आप से? मैं तो, मुझे और बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, मुझे मालूम है कि मुझे और बहुत करना है, सचमुच। इसलिए मैंने कहा कि वो मैं उतना ही जानता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अभी बहुत सीखना बाकी है। तो ये जो नया जनरेशन, जैसे आपने कहा, क्या है ना, संगीत में भी गणित है जी, सारे गामा पधनी सा, सारे गा मा गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा, परम्यूटेशंस हैं बहुत। सारे रे गा गा मा पा, है ना। आप चाहो इतना बना सकते हो, मगर गाना सिर्फ वो नहीं है ना, मींड का इस्तेमाल करना, कई बार आपको श्रुतियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सुरों को एकदम दिखाना भी नहीं है, मगर उसको से टच कर करके आना, जी, ऐसे ऐसे, है ना, एक हल्के से छू कहते करके कोमल स्वर, हाँ जी, कोमल से भी कोमल। कोमल से। अभी सारे ये कोमल हुआ, सारे शुद्ध हुआ, मगर सारे सारे कोमल, इसमें सारे, मतलब वो कोमल रहे और सा के बीच में भी कुछ हैं तो उसे श्रुति कहते हैं। तो श्रुतियों को भी इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग राग में, अलग अलग अंदाज में। तो मगर इस चीज़ के लिए आपको जो है समझना ज़रूरी है, उसके लिए एक सही गुरु मिलना ज़रूरी है। मैं आपको बीच में रोक के एक सवाल पूछूंगी जो मेरे मन में है, और जो मुझे लगता है कि शायद मेरा ये आखिरी सवाल होगा आपसे, कि ये जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, ये लिटिल म्यूज़िक के प्रोग्राम्स में आते हैं और उनसे हम कंपटीशन कराते हैं। पर्सनली मुझे वो एक्सप्लॉयटेशन लगता है। मुझे लगता है वो अभी बहुत छोटे हैं इस सुर साधना के क्षेत्र में, और उन्होंने बहुत छोटा सा रास्ता तय किया है, पर एक्सपेक्टेशंस आप भी बचपन से गा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, उनका बचपन खो जाता है, वो उसी फ्रिग्मा इसमें घूमते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे की? बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्या? देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल है। आपसे कहूँ, मैं मेरे दिल की बात कहूँगा आपसे। जी, सारे माँ बाप भी चाहते हैं मेरे बच्चा जो है फास्ट फॉरवर्ड कुछ बन जाए। हाँ, एक बात, जी जी, बात तो 100% जिम्मेदारी। ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप, लकीली मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अभी नहीं रहे मेरे दोनों माता पिता, मगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मगर उन्होंने एक चीज़ किया, मुझे कहीं रोक टोक भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ढील भी नहीं दी उनकी। डोर उनके हाथ में रहा हमेशा। तो पढ़ाई भी कर मुझसे कह उन्होंने कराया, उन्होंने कहा कि करना ही पड़ेगा, और संगीत में भी इंकरेज किया उन्होंने, मगर बहुत ज़्यादा भी सर पर चढ़ाकर नहीं। हाँ। मगर क्या है, आज के प्लेटफॉर्म्स क्या देखिए, आज चैनल्स भी जो है वो TRP के हिसाब से चलते हैं। टैलेंट तब भी था, आज भी है, तभी मौका नहीं था। टुडे इट्स जस्ट टू मच। मैंने किशोरी अमोनकर जी का एक रील, आजकल कई रील्स आने लगे हैं सबके, तो वो उनके किसी इंटरव्यू से एक रील निकाला हुआ उन्होंने। तो उनकी माता जो है, उन्होंने उनके एक उम्र तक पहुंचने तक उनको कभी स्टेज पर आने दिया नहीं, कहते हैं। तो किशोरी ताई कहती थी कि तब मैं बहुत गुस्सा आता था मुझे कि क्यों नहीं गाने देती मुझे, मगर फिर मैं समझ पाई कि जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, समझ, वो समझ, हम कच्चे रहते हैं, और कच्चा रह करके अगर आप ऊपर वहाँ बैठ जाओ
उस पोडियम पर और गाओ तो हमें लगता है कि हमने पा लिया और फिर हम सीख नहीं पाते, बस यही मेरा भी कहना है। थैंक यू तो वो फॉर दिस ब्यूटीफुल सीन सर। सीख नहीं पाते। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, मन भी बहुत है, पर मुझे लगता है हमको यही विराम देना चाहिए। मैं पार्ट 2 साकिर, हम पार्ट 2 जैसा उन्होंने किया था ऐसा फिर कभी एक बार आपसे लंबी बातचीत करने की कोशिश करूँगी। आप यहाँ आए, आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।